स्वागत है आपका फ्यूचर पीसीएस में। मैपिंग की दूसरी क्लास में हम लोग अफ्रीका का राजनीतिक मानचित्र पढ़ेंगे। ये सीरीज़ यूपीपीएससी, आरओएआरओ तथा अन्य एग्ज़ाम जहां भी ज्योग्राफी पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले प्राकृतिक वाली कक्षा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अफ्रीका की मैपिंग पार्ट 1 जो क्लास 1 हम लोगों ने लिया है इस चैनल पे, उसको जाके ज़रूर देखिए। उसके बाद ही ये पॉलिटिकल वाला ज़्यादा प्रासंगिक लगेगा आपको। तो कुछ चीज़ें प्राकृतिक की छूटी हुई हैं जो हमको यहाँ करना जरूरी है, इसके बाद ही हम लोग पॉलिटिकल पे चलेंगे। आज का वीडियो बेसिकली पॉलिटिकल के लिए है, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा 3 चीज़ें छूटी हुई हैं, वो तीनों चीज़ें हम लोग इस मैप से देखेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल मैप पे जंप करेंगे और वहाँ पे हम लोग आज अफ्रीका को ख़त्म कर देंगे। और ये सीरीज़ अभी अफ्रीका के साथ फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फिर अंटार्कटिका के बाद हम लोग विश्व के द्वीप देखेंगे, खाड़ियाँ, महासागर, फिर विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक बार देखेंगे। कुल 15 से 20 वीडियो में आपकी मैपिंग खत्म करेंगे और ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं आज का। ये मैप में देखिए आप लोग, तो जो सबसे कॉमन चीज़ जो आप लोग जानते होंगे वो ये है कि यहाँ पे देखिए वनस्पतियों और जलवायु दोनों एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, कोपेन और थॉर्नवेट ने जब वर्गीकरण किया था तब भी ये कहा था कि जो ताप और नमी है, मतलब ताप और वर्षा जो है वही वनस्पतियों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे क्लाइमेट देखेंगे और उसी के साथ हम लोग देखेंगे कहाँ कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इक्वेटर के पास ये विषुवत रेखा जा रही है, ये गिनी की खाड़ी है, हम लोग इसमें देखे हुए थे प्राकृतिक मैप में। ठीक है, तो अब ये जो है उच्च ताप और उच्च वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ पे जो देश है वो कैमरून और कांगो है, और ये जो जगह है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, उसको लिखा गया है उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन। ये यहाँ पे देखिए आप लोग, उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन यहाँ पे है। ठीक है, इस वाले एरिया में यहाँ पे अत्यंत सघन वृक्ष पाए जाते हैं, 50 से 60 फुट ऊंचे। ठीक है, तो हम लोग जब वनस्पति कभी अगर प्राकृतिक भूगोल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो अगली क्लाइमेट है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। 2 टाइप की क्लाइमेट है, देखिए यहाँ पे कर्क और मकर रेखा है। ठीक है, तो इस बीच में 2 तरह की जलवायु पाई जाती है और 2 तरह के वनस्पति पाए जाते हैं। ये जो जलवायु है ये उष्ण और उपोष्ण के बीच में है तथा वर्षा उस कम मात्रा में होती है। तो धीरे धीरे हम लोग आर्द्र से शुष्क की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और देखिए ऊपर भी एक ही जैसे है, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन से हम लोग जैसे ही ऊपर या नीचे गए तो हम लोग को क्या मिला, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन मिलना शुरू हुए। मतलब आर्द्र की पट्टी के बाद ऐसे एकदम इंस्टेंटली लिटरली नहीं मिल जाते हैं, धीरे 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 करके शुष्क वनों की संख्या बढ़नी शुरू होती है। फिर स्टेपी टाइप क्लाइमेट आता है। ठीक है, नीचे भी देखिए, नीचे भी इस पट्टी के नीचे स्टेपी क्लाइमेट आया है, लेकिन समुद्र का प्रभाव अगल बगल बढ़ता है इसलिए यहाँ पे स्टेपी क्लाइमेट ज़्यादा है। इसके बाद बेंगुला की ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पे एक मरुस्थल जन्म ले लिया जिसका नाम है नामीबिया का मरुस्थल और कालाहारी का मरुस्थल। तो यहाँ पे रेगिस्तानी जलवायु वापस से आ गई है। ठीक है, ऊपर देखते हैं इसी तरह से, तो ऊपर स्टेपी जलवायु का एक पट्टी पाई जाती है क्योंकि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में वर्षा वाले क्षेत्र में मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में स्टेपी मैदान डेवलप होते हैं। अगर कभी हम लोग पर्यावरण पढ़े तो उसमें हम लोग समझेंगे स्टेपी कैसे जन्म लेता है। हर महाद्वीप के मध्य भाग में जहाँ कम वर्षा होती है और तापमान भी कम होता है, ज़्यादा तापमान नहीं होता, वहाँ स्टेपी टाइप क्लाइमेट होता है। स्टेपी एक तरह के समशीतोष्ण घास के मैदान है। समशीतोष्ण मतलब शीत भी और उष्ण भी दोनों तरह की कंडीशन विद्यमान हो तो उसको समशीतोष्ण कहेंगे। स्टेपी एक समशीतोष्ण घास के मैदान का एक नाम है। ठीक है, स्थानीय नाम है। इसको उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी भी कहते हैं। ये स्टेपी जो है वो समशीतोष्ण घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेयरी भी कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग इसका नाम है। हंगरी में इसी को पुस्टाच कह देते हैं, साउथ अफ्रीका में इसी को वेल्ट्स कह देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसी को डाउन्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये समशीतोष्ण घास के मैदानों का महाद्वीपीय नाम है। ठीक है, तो स्टेपी एक क्लाइमेट का भी नाम हो गया है और एक प्रजाति मतलब एक घास के मैदान की प्रजाति का भी नाम हो गया है। ठीक है, तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट यहाँ पे है। फिर सहारन, यहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं और मरुस्थलीय जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। प्राकृतिक भूगोल हमने चर्चा किया था कि सहारा और साहेल, तो सहारा पूर्णतः मरुस्थल है और साहेल अर्ध मरुस्थल है। ठीक है, इसके ऊपर फिर से क्लाइमेट ठंडी होना शुरू होती है तो फिर से स्टेपी टाइप क्लाइमेट का जन्म होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे जलवायु में भाग है वो हमारा ये वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग ये वाला हिस्सा। ठीक, ये कौन सी क्लाइमेट है, तो ये हमारी है भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी है, भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है,
तो आप ध्यान से अगर मैप को देखें, ये पूरा मैप अगर नीचे देखें तो ये देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिण अफ्रीका के निचले क्षेत्रों में, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुख्यतः जलवायु। एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग देखें अगर, तो ये जो रेड वाला है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ जो मानसूनी जलवायु है उसमें वर्षा गर्मी में होती है, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्मी शुष्क होती है। ठीक है, और वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। इस वजह से वहाँ साइट्रस फ्रूट पाए जाते हैं, रसदार फलों की खेती होती है। ये रसदार फलों से ही अंगूर का उत्पादन होता है, संतरे का उत्पादन होता है, और इस अंगूर से बढ़िया क्वालिटी की बियर शराब बनाई जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में शराब उद्योग नेचुरली जन्म लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर हम लोगों ने स्टेपी टाइप क्लाइमेट देखा था, जो इन क्षेत्र में और फिर इस क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कर्क और मकर के नज़दीक पाई जाती है। समशीतोष्ण घास के मैदान है ये। इसके बाद हम लोगों ने देखा था उष्णकटिबंधीय शुष्क और आर्द्र वन, मतलब जहाँ पे उष्णकटिबंध भी हो और शुष्कता भी हो, तो वहाँ पे मतलब वर्षा की मात्रा कम हो और गर्मी अधिक हो, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल आपके सेमी एरिड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है वो वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ उच्च वर्षा, मतलब ये देखिए यहाँ पे व्यापारिक पवनों का कन्वर्जन होता है, व्यापारिक पवनें आके मिलती हैं विषुवत रेखा पे, तो खूब वर्षा होती है यहाँ पे। और विषुवत रेखा पे सूर्य जो है सबसे ज़्यादा अपनी ऊर्जा देता है, इसलिए यहाँ पे खूब गर्मी भी होती है। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये उच्च वर्षा उच्च ताप का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति और जैव विविधता दोनों ज़्यादा होती है। इसके बाद कुछ धाराएं देख लेते हैं, जल धाराएं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा अगर अफ्रीका के पश्चिम में कहें तो अफ्रीका के पश्चिम में हमारी कनारी धारा है। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। अब सहारा मरुस्थल बनने के पीछे एक प्रमुख कारण अफ्रीका के पश्चिम में बहने वाली ये कनारी धारा ही है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आसपास की वर्षा के लिए अवरोधक का काम करती है। जब भी ठंडी जलधारा कहीं चलती है तो वो क्या करती है, वो वहाँ समुद्र को ठंडा कर देती है। समुद्र को ठंडा करने से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन वहाँ नहीं होता और पास के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, गर्म रहता तो यहाँ से वाष्प उठता और बगल में जाके वर्षा करता। जैसे मुंबई में वर्षा कैसे होगी, तो मुंबई के बगल में जो समुद्र है वो जब गर्म होगा ताप से, तो वहाँ वाष्पोत्सर्जन होगा, बादल बनेंगे और फिर सागरीय समीर जब चलेगी तो वो आके वर्षा कराएगी। ठीक है, जबकि ठंडी जलधारा वाष्पोत्सर्जन को कम कर देती है। इसी तरह बेंगुला जो धारा है ये भी एक ठंडी जलधारा है। ये कहाँ बहती है, तो ये भी अफ्रीका के पश्चिम में बह रही है। ये दोनों धाराएं कौन से महासागर में बह रही हैं, तो आप लोग प्राकृतिक वाले से याद कर सकते हैं कि ये है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, वो भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसी की दोनों धाराएं हैं, कनारी और बेंगुला, दोनों ठंडी जलधाराएं। और यहाँ पे एक गर्म जलधारा पाई जाती है जिसका नाम है गिनी की धारा। ठीक है, गिनी की धारा यहाँ की एक गर्म जलधारा है। किसकी, आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। इसके बाद चलते हैं तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है। ठीक है, यहाँ पे जो जलधारा पाई जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ये है गर्म जलधारा, एक अगुलहास जलधारा। ठीक है, अगुलहास जलधारा जो है वो विषुवत रेखा के पैरेलल बहती हुई आती है और कोरियालिस इफेक्ट के प्रभाव में नीचे की तरफ मुड़ जाती है और अफ्रीका के पूर्वी किनारे पे बहती है। मेडागास्कर के पास ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक है मेडागास्कर धारा और दूसरी है मोजाम्बिक धारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। तो जलधाराओं में इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे कुछ स्थलीय पवनें भी देखेंगे। ठीक है, तो सहारा से चलने वाली गर्म हवाएं जो हैं वो यहाँ के स्थानीय पवनें हैं। ठीक, तो सहारा से जो नीचे की तरफ चलती है उस वायुधारा को, ठीक है, उस स्थानीय पवन का नाम है, ये देखिए ये अफ्रीका से नीचे की तरफ चल रही है, उस स्थानीय पवन का नाम आपका है हरमट्टन। ये देखिए हरमट्टन लिखा हुआ है। हरमट्टन जो है गिनी की खाड़ी की तरफ आती है, कहाँ से, सहारा से। तो सहारा से गिनी की खाड़ी की तरफ हरमट्टन आती है, जिसको क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो गिनी की खाड़ी वाला है, ये उच्च आर्द्रता का क्षेत्र है। यहाँ आर्द्रता मतलब वायु में जो नमी है, चिपचिपापन है, वो अधिक होता है। उस चिपचिपापन से क्या होता है, मच्छरों का जन्म होता है और बहुत सारे
ऐसे जीव जंतुओं का जन्म होता है, फंगस का होता है, जो रोग बीमारी बढ़ाते हैं, ठीक है, जीवाणुओं का जन्म होता है। तो ये इस क्षेत्र की नमी को खत्म करने के लिए हर्मट्टन चलती है, ठीक। हर्मट्टन इस क्षेत्र की नमी को कम कर देती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं। मतलब ये चिपचिपेपन या नमी को खत्म करके वहां पे थोड़ा सा राहत देती है लोगों को, और वहां पे बीमारियों के प्रसार में कमी आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं। आगे चलें तो सहारा के जो ऊपर की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को सिराको कहते हैं। इन हवाओं को इटली में ये हवाएं जब वर्षा के साथ नीचे गिरती हैं तो उसमें बालू के कण रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि रक्त वर्षा हो रही है, तो उसको इटली में रेड रेन कहते हैं, ठीक है। और स्पेन में इसी सिराको हवा को लेवेज कहते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ याद रख सकते हैं कि रेड रेन और लेवेज कहाँ कहाँ है, इटली और स्पेन में। ये सिराको कौन सी पवन है, जो अफ्रीका से यूरोप महाद्वीप के ऊपर चलती है। इसी के ऊपर आपका यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक अभी हम लोग पॉलिटिकल में आएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे ही स्पेन है और फिर यहाँ पे इटली है, ठीक है। इस वाले पार्ट में इटली और यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है। तो ये हवाएं वहाँ से बह के भूमध्य सागर को पार करके उस तरफ पहुँच जाती हैं। इन्हीं हवाओं को ट्यूनीशिया देश में इन्हीं हवाओं को चिली कहते हैं, ठीक है। और लीबिया में इसी गिबली कहते हैं, जबकि मिस्र देश में इसको खमसिन कहते हैं, ठीक है। ये तीनों आप लोग नाम याद रखिए, ठीक है। सिराको जो पवन है उसी को ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं, चिली पवन के नाम से जानते हैं, लीबिया में उसी को गिबली पवन कहते हैं, और मिस्र में उसी को खमसिन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्थानीय पवन। इसके बाद हम लोग चलेंगे पॉलिटिकल मैप पे। तो ये रहा हमारा पॉलिटिकल मैप, ठीक है। प्राकृतिक जो बॉडीज़ हैं, जो संलग्न सी हैं, संलग्न सागर हैं, उनको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग जानेंगे कौन से भूमध्य सागर के तट पे देश स्थित हैं और कौन से जो यहाँ पे गुजरने वाली रेखाएं। एक कमाल की चीज़ है कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। तीनों कौन कौन सी रेखाएं, अगर आप लोग ध्यान दें तो तीनों रेखाओं में एक है आपका कर्क रेखा जो यहाँ से गुजरती है, फिर दूसरी है आपकी मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा जो ये गुजर रही है, ठीक है। मकर रेखा बहुत सारे देशों से और एक झील से भी गुजरती है, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछली बार अभी पढ़ा था, अभी फिर से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। इसके नीचे जो मकर रेखा है वो भी अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जहाँ से तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं। किन किन देशों से गुजरती हैं ये पूछा हुआ है, किन नदियों से होकर गुजरती हैं। तो कमाल की बात है कि नदियों से भी होकर गुजरती हैं, वो भी एक बार नहीं, दो बार। ये भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। और जो GMT है, जो मानक समय रेखा है, वो भी आपका अफ्रीका से होकर पास करता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारा किन किन देशों से पास करती है, तो पहला देश है हमारा पश्चिमी सहारा, ठीक है। पश्चिमी सहारा पहला देश है। दूसरा देश है मॉरिटानिया, तीसरा देश है माली, चौथा अल्जीरिया, फिर पांचवा लीबिया, नाइजर, फिर मिस्र। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कुल 7 देशों से होके गुजरती है कर्क रेखा। इसके लिए कोड भी बनाया गया है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो याद कर लीजिए, नहीं तो अपना कोई कोड अगर आप लोग इंडिजीनियस है तो बना सके तो बना लीजिए, और याद करने का कोई भी तरीका आप लोग जो समझें। कोड है सहारा के मामा जीरा मिश्री ना लाए। फनी सा कोड है, ऐसा ही बनता भी है, ठीक है। या साहू कर लीजिए सहारा की जगह, जो कर ली। तो सहारा से पश्चिमी सहारा हो गया, फिर के यहाँ साइलेंट है, मामा से मॉरिटानिया और माली हो गया, ठीक। फिर अगला है अल्जीरिया में जीरा से हमारा अल्जीरिया हो गया, मिस्री से मिस्र हो गया, ना से नाइजर हो गया, लाए से लीबिया हो गया, ठीक है। तो कुल 7 देश हैं, ये आप लोग याद रखिए, और जिस विधि से याद कर पाएँ उस विधि से याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसके लिए विषुवत रेखा के लिए कोई कोड नहीं बन पाया है, लेकिन आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से देश विषुवत रेखा पे स्थित हैं, तो ये हमारा 2 तो कांगो ही है, एक कांगो डेमोक्रेटिक है, एक कांगो नॉर्मल है। तो कांगो DR डेमोक्रेटिक और कांगो गणराज्य और गैबन, ये 3 देश हो गए। चौथा देश हमारा है, ये देखिए युगांडा, चौथा देश युगांडा है, फिर केन्या है, फिर सोमालिया है, इतने देश। तो गिनते हैं, गैबोन हो गया, कांगो, फिर कांगो डेमोक्रेटिक और कांगो, इसके बाद युगांडा, इसके बाद केन्या, इसके बाद हमारा
सोमालिया हो गया। इसके अलावा विक्टोरिया झील से भी विषुवत रेखा होकर गुजरती है। सॉरी, ये बदल जा रहा है, अगर आप लोग को मतलब जैसे ध्यान रहे मैप में, तो विषुवत रेखा हम लोग देख रहे हैं इस टाइम, ठीक है। आगे देखें तो मकर रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो देखिए मेडागास्कर से होकर जाती है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं मैप में। तो ये नामीबिया से जाती है, नामीबिया देश से, फिर बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, और फिर ये हमारा है मोजाम्बिक देश, और फिर मेडागास्कर। ये 1 2 3 4 5 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। क्रम भी आप लोग याद रखिए। ऊपर वाला गैबान, कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। युगांडा, केन्या, सोमालिया एक साथ याद रखिए। गैबन, कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। इसके लिए भी कोड बनाया था, लेकिन बहुत गंदा बना, इसलिए इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है वो GMT है हमारा। तो GMT कहाँ से होके जाता है, तो GMT हमारा, इसके लिए एक कोड बनाया हुआ है, वो कोड है हमारा घाट में BSF, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं देश कौन कौन से हैं। तो देखिए नीचे से देखते हैं। पहला हमारा है घाना, ठीक है, घाना है, फिर बुर्किना फासो है, फिर माली है, अल्जीरिया है। इसके अलावा ये GMT ऊपर यूरोप के भी देश से जाता है, तो उन देशों को भी हम लोग कोड में समाहित कर लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए इसमें घाना हो गया आपका, घाना, फिर अल्जीरिया, ये क्रम से नहीं है, क्रम इधर उधर हो गया। फिर टोगो हो गया, टोगो घाना के बगल में ही था। फिर माली हो गया। इतने देश अफ्रीका में, 4 देश अफ्रीका में। इसके बाद नहीं, 5वां देश भी है, बुर्किना फासो। ये 5 देश अफ्रीका में है, ठीक। और इसके बाद घाट में ई से इंग्लैंड है, और BSF में SF से स्पेन और फ्रांस है, ठीक है। तो आप लोग देखिए घाट में BSF में GS से घाना, A से अल्जीरिया, T से टोगो, M से माली, E से इंग्लैंड, B से बुर्किना फासो, S से स्पेन और F से फ्रांस है। ये किसके लिए कोड बना है, ये GMT रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं मानक समय रेखा, ठीक है। ये लंदन के ग्रीनविच से होके जाती है, मानक समय रेखा लंदन के ग्रीनविच से होके जाती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। भारत में इलाहाबाद के नैनी से जाती है, जो हमारी भारत की समय रेखा है, ठीक है, 82.5 डिग्री से। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक। तो इसको 0 डिग्री GMT भी कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके हर देश में जाएंगे और उस देश के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल मैप, वहाँ की राजधानी जानेंगे, और क्या चीज़ें वहाँ प्रसिद्ध हैं। उससे पहले एक बार द्वीप देख लेते हैं, ठीक है। द्वीप इंपॉर्टेंट है अफ्रीका का। एक बार 2 क्वेश्चन बारी बारी से 2 अलग अलग पीसेस में पूछा हुआ है, ठीक है। अन्य एग्जाम में भी पूछता है, हर एग्जाम में मैपिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। द्वीपों का क्रम सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा कट गया है, अगर ये आप आए नीचे तो देखते हैं नीचे आ जाता कि नहीं। चलिए, इसका नाम है अजोर्स, ठीक है। अजोर्स एक द्वीप है, जो यहाँ पे जो देश है पुर्तगाल, इसके अंडर में है, ठीक है। अजोर्स द्वीप पुर्तगाल का है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगले पे चलते हैं। तो अगला हमारा है मडीरा, ठीक है। मडीरा ये भी पुर्तगाल के कब्जे में है। इसके अलावा कैनरी द्वीप है, कैनरी द्वीप फ्रांस के कब्जे में। जो बड़ी शक्तियों के कब्जे में है वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बड़ी शक्तियों मतलब यूरोपीय शक्तियों के अधीन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कैनरी द्वीप इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे लगा लीजिए। और कितने द्वीप ही हैं याद करते चलिए ना सबको। अजोर्स और मडीरा पुर्तगाल के कब्जे में है, जबकि कैनरी द्वीप जो है वो फ्रांस के अधीन एक देश है, ठीक है। अटलांटिक ओशन के हम लोग द्वीप पढ़ रहे हैं, 1 2 तीसरे द्वीप पे, चौथे द्वीप पे अटलांटिक ओशन के चलते हैं। इस द्वीप का नाम है एसेंसन, ठीक है। एसेंसन द्वीप है, ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के कब्जे में है। देखिए क्या हुआ था, जब वाटरलू का युद्ध हुआ था, कभी अगर आप लोग मेंस देंगे तो मेंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब नेपोलियन का उदय हुआ फ्रांस में, तो वहाँ पे भी चालाकी से नेपोलियन गद्दी पे बैठ गया क्रांति के बाद। तो नेपोलियन ने जब उत्पात मचा दिया, तो नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में हार जाता है, तो फिर इंग्लैंड वाले उसको इसी द्वीप पे, ये जो द्वीप हमारा है एसेंसन द्वीप, इसी द्वीप पे नेपोलियन को कैद करके रखते हैं, ठीक है। नेपोलियन इसी द्वीप पे बंधक के रूप में रहता है, ठीक। इसीलिए ये द्वीप इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ था ना, हमारे यहाँ जो अंडमान में जेल है, वो जो सेल्यूलर जेल थी, उसमें ले जाके बंद करते थे सावरकर वगैरह को, तिलक को ले गए थे। तो इसी तरह यहाँ भी एक द्वीप था जहाँ पे जेल थी। इसके अलावा देखिए सेंट हेलेना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूके के कब्जे में, ठीक है। यूके के कब्जे में ये भी है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ठीक। तो हम लोग कौन कौन से द्वीप पढ़े, अजोर्स, मडीरा, कैनरी, एसेंसन और सेंट हेलेना। ये अफ्रीका महाद्वीप के
भौगोलिक राजनीतिक मैप में तो हैं, लेकिन ये अटलांटिक ओशन के द्वीप हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ। तो अब जो है वो हम लोग हिंद महासागर में आ गए। ये वाला हिस्सा क्या है? हिंद महासागर का है। इसमें देखते हैं तो इसमें जो फ्रांस के कब्जे वाला एक द्वीप है जिसका नाम है रीयूनियन। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये रीयूनियन द्वीप है जो फ्रांस के कब्जे में है। इसके बाद एक यूरोपा द्वीप है। ठीक है, यूरोपा द्वीप भी फ्रांस के कब्जे में है। अब देखिए कुछ द्वीप यहाँ पे आज़ाद भी हैं जो अपने आप में द्वीपीय देश भी हैं। अब देखिए इसमें मॉरिशस है। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है राजधानी? पोर्ट लुइस। इसके ऊपर जो देश है उसका नाम है सेशल्स। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। ठीक है, एक देश मेडागास्कर के पश्चिम में, उस देश का नाम कोमोरोस है जिसकी राजधानी मोरोनी है। अब देखिए ये जो तीन यहाँ पे द्वीप हैं, देखिए दो ही बना है, एक द्वीप और है यहाँ पे जिसका नाम है माफिया। नाम ही काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये तंजानिया के हैं, ये वाले। ठीक है, तो जो पेम्बा और जंजीबार द्वीप है ना, इसको लौंग उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए इसको लौंग द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है जंजीबार और एक है पेम्बा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे द्वीप ऊपर एक है जिसका नाम है सोकोत्रा द्वीप। ये यमन के कब्जे में है। ये प्राकृतिक रूप से तो सोमालिया के नज़दीक है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? यमन का है। अब कब्जा यमन के होने की वजह से और इस तरह की भौगोलिक स्थिति होने की वजह से सोकोत्रा से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राचीन समय में जब व्यापार इस रास्ते से होता था, ठीक है, तो सोकोत्रा एक यात्री विराम स्थल था, इसलिए उस समय इसकी भौगोलिक से ज़्यादा ऐतिहासिक महत्ता थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे सोकोत्रा लगभग अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी के पास ही स्थित है और भौगोलिक रूप से अफ्रीका का हिस्सा है, लेकिन इस पर कब्जा यमन का है। अब चलते हैं हम लोग देश पे, और देश की राजधानियाँ, प्रमुख शहर, पॉलिटिकल मैप में ये सब जानेंगे। ठीक है, कौन सा उद्योग वहाँ पे लगा हुआ है, क्या है। ठीक है, हम लोग क्यों वहाँ पे पढ़ लिए थे पहले ही जलवायु, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे उसका यूज करना है। ठीक है, अब जैसे अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग प्राकृतिक मैप पढ़े थे तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक पर्वत था। ठीक है, उस पर्वत का नाम था एटलस पर्वत। एटलस पर्वत अगर आप लोग रिकॉल किए करें तो एटलस पर्वत यहाँ पे था। अब देखिए एटलस पर्वत के इधर जो है ये सहारा मरुस्थल है। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये सहारा मरुस्थल है। अब सहारा मरुस्थल से जो हवाएं गर्म चलती हैं सिराको, ये इसको एक बांध बना के रोक लेता है। जैसे हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोक के उत्तर भारत के विशाल मैदान को ठंडी से बचाता है और यहाँ पे जीवन और फसलों के उत्पादन योग्य परिस्थिति पैदा करता है, उसी तरह सहारा के गर्म पवनों को रोक के जो वहाँ का पर्वत है एटलस, वो भी एक वलित पर्वत है। एटलस जो है मोरक्को के पश्चिमी हिस्से में शहरों को एक बेहतर, मतलब समझिए कि गर्म पवनों से बचाता है, धूल भरी हवाओं से बचाता है और बेहतर जलवायु मुहैया कराता है। यहाँ पे कौन कौन सी जलवायु है? यहाँ पे भूमध्य रेखी और स्टेपी जलवायु है। अब देखिए यहाँ पे जो शहर है, और सबसे पहले राजधानी देखते हैं। तो जो राजधानी है वो है रबात। रबात यहाँ की राजधानी है। ठीक है, राजधानी शहर रबात है। रबात किस लिए फेमस है? तो रबात फास्फेट और कोबाल्ट के लिए फेमस है। इसके अलावा ये सांस्कृतिक नगर भी है। इसके अलावा कासाब्लांका जो है ये यहाँ पे रसायन उद्योग के लिए फेमस है। ये नोट डाउन आपको करना चाहिए। ठीक है, विश्व में रसायन उद्योग कम जगहों पे है। एक आपका रसायन उद्योग के लिए मास्को फेमस है। ठीक है, और एक यहाँ कासाब्लांका है। और जहाँ अगर अलग अलग महाद्वीप में जाएंगे जहाँ रसायन उद्योग मिलेगा वहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला अगर हम लोग देश पे चले तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो अगले देश पे हम लोग चलें जो देश का नाम है अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया देश है। ठीक है, अल्जीरिया में भी जो अपर अल्जीरिया है उसी वहाँ पे भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। जो अल्जीरिया की राजधानी है उसका नाम है अल्जीयर्स। ठीक है, और अल्जीयर्स विश्व में शराब उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, अल्जीयर्स किस लिए फेमस है? शराब उद्योग के लिए। अब एक द्वीप है ट्यूनीशिया। अपर ट्यूनीशिया जो है, उत्तरी ट्यूनीशिया, वहाँ भी कौन सी जलवायु है? भूमध्य रेखी। तो आप लोग गेस कर लीजिए ना कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शराब होगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि पत्तन है, फूड प्रोसेसिंग है, टेक्नोलॉजी आ गई तो प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, और पेट्रोलियम है। अब देखिए पेट्रोलियम रीजन शुरू हो रहा है। जैसे ट्यूनीशिया के बाद से अल्जीरिया में पेट्रोल पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लीबिया में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। लीबिया देश जिसकी राजधानी है ट्रिपोली। ठीक है, एक पत्तन शहर है। ये तेल शोधनशाला और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ट्रिपोली में बहुत से पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग, कामगार लोग जाते थे, जैसे दुबई में जाते हैं। यहाँ तेल शोधनशाला था और ये पेट्रोलियम उत्पादक देश है लीबिया। ठीक है, लीबिया में एक स्थल है जिसका नाम है अल अजीजिया। ये विश्व में
सबसे गर्म स्थान के लिए जाना जाता है। विश्व का क्या है, सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान अलाजीजिया। ठीक है, देखिए वैसे तो गर्म स्थान के लिए विवाद है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका में जो वो है मृत वैली है, तो वहाँ पे भी ये है कि वो सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, ये अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है अलाजीजिया, अविवादित रूप से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देश है मिस्र। अब मिस्र को नकलिस्तान, यहाँ पे जो नील नदी है इसके क्षेत्र को नकलिस्तान कहते हैं, ये हम लोग प्राकृतिक वाले में पढ़े थे। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। अब यहाँ पे नासिर झील जो मकर रेखा पे है, ये भी हम लोगों ने प्राकृतिक वाले में देखा था, अस्वान डैम है। मिस्र में जो काहिरा है, काहिरा वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है और मिस्र की राजधानी है। तो पहले देखते हैं मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। और ये किसके लिए फेमस है, ये वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा स्वेज नहर के पास एक द्वीपीय मतलब पत्तन वाला शहर है, पत्तन शहर है, जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। ये भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और एक पत्तन शहर है। इसके अलावा पोर्ट सईद स्थित है स्वेज नहर के तट पे। ये हम लोग स्वेज नहर पढ़ रहे थे, तो पोर्ट सईद जो है वो मिस्र का एक पत्तन शहर है। ठीक है, तो 3 शहर हो गए, काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद। अब देखते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था उस टाइम कि लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, टिम्सा और मंजला लेक से मिलके ही स्वेज नहर बनी है, जो लाल सागर को, ये लाल सागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य से जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप। इसकी एक तरफ स्वेज की खाड़ी है, दूसरी तरफ अकाबा की खाड़ी है। ठीक है, तो कभी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये किसका किसका मिलन स्थल है, तो सिनाई प्रायद्वीप जो है यूरोप नहीं, एशिया और अफ्रीका का मिलन स्थल भी है। ठीक है, यहीं पे इजराइल है, ये इजराइल फैला हुआ है यहाँ पे। जब मुस्लिम राष्ट्रों ने इजराइल के खिलाफ सामूहिक युद्ध किया था, तो इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पे कब्जा कर लिया था। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए मिस्र ने उसको सबसे पहले मान्यता दे दी, इजराइल को एक देश के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला जो देश है वो सूडान है। ठीक है, सूडान की जो राजधानी है खार्तूम है। यहीं पे जो वाइट नील है और ब्लू नील है आके मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है सेन्नार। किस नदी पे है, ये ब्लू नील पे। ये ब्लू नील जो टाना झील से निकलती है, यहाँ पे हम लोग देखा था, प्राकृतिक वाले में देखा था कि यहाँ टाना झील है जहाँ से ब्लू नील निकलती है, और सेन्नार डैम सूडान में स्थित है। ठीक है, खार्तूम यहाँ की राजधानी है। अब देखिए 2012 के आसपास यहाँ से सूडान से कट के दक्षिणी सूडान एक नया देश बना, जिसकी राजधानी जुबा, जो एक स्थलरुद्ध देश है। अगला देश जो हम लोग को देखना है इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है, ये लाल सागर के तट पे स्थित है। ठीक है, आगे एक देश है जिबूती। जिबूती की राजधानी भी जिबूती है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अफ्रीका का निम्नतम स्थल जिसका नाम है असल झील। ठीक है, प्राकृतिक वाले मैप में देखा था। अगला देश है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया समुद्री दस्युओं का राष्ट्र कहा जाता है, यहाँ पे समुद्री डाकू रहते हैं। एक चीज़ जो ध्यान देनी है, यहाँ पे ये इस भौगोलिक क्षेत्र को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये प्रश्न पूछता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले ये जो निकला हुआ है ना, देखिए ये जो ऐसे सूंड जैसा निकला हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो निकला हुआ है, इसी को हॉर्न मतलब सींग, अफ्रीका की सींग कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें सोमालिया शामिल है। ठीक है, ये सोमालिया इसमें शामिल है। इसके बाद इथोपिया इसमें शामिल है, जिबूती है और इरिट्रिया है। ठीक है, 4 देश मतलब इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये 4 देशों से मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना हुआ है। ठीक है, और कोई देश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सोमालिया के बाद हम लोग को पढ़ना है, अभी देखिए हम लोग तटों के किनारे किनारे चल रहे हैं। अब देखिए जिबूती जो है ये बाबल मंडेब जल संधि के एकदम चोक पॉइंट पे है। फिर इसके इधर अदन की खाड़ी होते हुए हम लोग नीचे आ रहे हैं। रिकॉल करिए पुराना मैप तो आप लोग को याद होगा, ये वाला पोर्शन जो है अदन की खाड़ी है। फिर हम लोग हिंद महासागर में आ गए यहाँ पे। अब सोमालिया से नीचे उतरने के बाद हम लोग को जो राष्ट्र मिलता है वो केन्या है। केन्या एक दिलचस्प राष्ट्र है। कैसे, तो केन्या में जो माउंट केन्या है ना, वो ज्वालामुखी पर्वत है, प्राकृतिक वाले में पढ़े थे। इसकी जो राजधानी है नैरोबी, राजधानी नैरोबी है। ये पर्यटन और हिल स्टेशन है। ठीक, जो केन्या है वो विश्व में चाय का निर्यात करता है। ठीक है, तो चाय निर्यात में कुछ समय पहले, या हो सकता है अभी भी, चाय निर्यात में ये विश्व में प्रथम स्थान पे था। ये ध्यान देने वाली बात है। जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा चाय चीन पैदा करता है, फिर भारत करता है, लेकिन दोनों
इतने बड़े उपभोक्ता हैं चाय के कि वो दोबारा पी लेते हैं उसको, चाय को। हम लोग खुद ही पी लेते हैं 2 टाइम। तो नैरोबी जो है वो चाय के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है मोम्बासा, ठीक है। मोम्बासा यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा चाय निर्यात पत्तन भी है, ठीक है। विश्व में बहुत सारे ऐसे पत्तन हैं जो केवल एक पदार्थ के उसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे मोम्बासा चाय के निर्यात के लिए जाना जाता है। जब हम लोग दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे ना तो ब्राज़ील में बहुत सारे ऐसे पत्तन हैं जिसको चीनी पत्तन, कहवा पत्तन या रबड़ पत्तन कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये तंजानिया देश पे चलते हैं। तो तंजानिया देश जिसकी राजधानी क्या है, डोडोमा है। इसकी राजधानी डोडोमा है। ये भी देखते चलिएगा कि किसकी राजधानी पोर्ट सिटी है। जैसे केन्या की राजधानी नैरोबी और डोडोमा पोर्ट सिटी नहीं है, लेकिन मोगादिशी पोर्ट सिटी है, ठीक है। जिबूती भी पोर्ट सिटी है, ठीक। एक चीज़ और ध्यान देनी थी ऊपर, इथोपिया जो है ना स्थलरुद्ध देश है जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको उस समय नहीं पढ़े थे। देखिए यहाँ जिबूती से ब्लॉक हो जा रहा है, फिर सोमालिया से ब्लॉक हो जा रहा है, फिर इसके ऊपर वाले में देखें तो इरिट्रिया से ब्लॉक हो जा रहा है। तो इसको निकास नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको छोड़े थे बाद में पढ़ने के लिए। केन्या के बाद तंजानिया में हम लोग देखा डोडोमा। इसके बाद एक यहाँ पे शहर, बंदरगाह शहर है जिसका नाम है दर ए सलाम। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग मार्क कर रहे हैं, दर ए सलाम को। दर ए सलाम जो है ना वो तंजारा रेलवे एक है, तंजारा रेलवे एक है जिसका ये देखिए रेलवे एक जाता है ऐसे, तंजारा रेलवे, ठीक है। तंजारा रेलवे का पूर्वी छोर है, ठीक है, पूर्वी जंक्शन है, एक तरह से टर्मिनल एक ठो। अगला देश देखते हैं। अगला देश का नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है। देखिए यहाँ पे मापुटो है जो किसके तट पे है, ये डेलागोआ की खाड़ी, ये जो है इस जगह को डेलागोआ खाड़ी कहते हैं। ये डेलागोआ खाड़ी के तट पे स्थित मापुटो है, ठीक है। आगे थोड़ा देखेंगे हम लोग तो एक चीज़ और देखते हुए चलना है इस क्षेत्र में। वो चीज़ है कि कौन सा झील किस किस देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। स्थलरुद्ध देशों का एक क्रम देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विक्टोरिया झील किससे किससे घिरी हुई है। तो ये देखिए ऊपर से, ये थोड़ा सा मैप को साफ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैप में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों ने घनापन कर दिया है, ठीक है। ऊपर से युगांडा से घिरी हुई है और इधर से केन्या से और इधर से तंजानिया से। मतलब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक ये तंजानिया से घिरी हुई है, बगल में केन्या है और ऊपर युगांडा है, ठीक है। ये तंजानिया है। तो हम लोगों को याद रखना है कि TUK हम लोगों ने कोड भी बनाया था कल, ठीक है। KUT और विक्टोरिया झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है वो KUT से घिरी हुई है। क्यूट विक्टोरिया हम लोगों ने इसका कोड रखा था। KUT मतलब केन्या, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अगली झील है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है टंगानिका। टंगानिका ऊपर बुरुंडी, बगल में कांगो, नीचे जाम्बिया और बगल में तंजानिया। फिर से देखिए तंजानिया एक ऐसा देश है जो तीनों बड़ी झीलों, ये मलावी, टंगानिका और विक्टोरिया, तीनों से चिपका हुआ है, ठीक है। तो इसको तंजानिया को कांस्टेंट मान लीजिए। तो टंगानिका झील के पूर्व में तंजानिया है, नीचे जाम्बिया है, पश्चिम में कांगो है तथा ऊपर की तरफ बुरुंडी है। 4 शहर हैं। तो इन चारों को हम लोग को लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो जो टंगानिका है तो इसके तंजानिया है, कांगो है, फिर ऊपर बुरुंडी है, नीचे जाम्बिया है। ये चारों ऐसे लिख, मैप में आप लोग नोट्स में ऐसे लिख लेंगे ना, तो जब इसको पढ़ेंगे तो जोड़ डालना पड़ेगा। एक कोड तो हो ही गया। तो ये आप लोग ऐसे याद रखेंगे, तंजानिया, केन्या, बुरुंडी, जाम्बिया नहीं। आगे चलते हैं। मलावी जो है, मलावी किससे किससे घिरा हुआ है। तो फिर देखिए हम लोग को पता था तंजानिया से घिरा हुआ है क्योंकि तंजानिया तीनों झील से स्पर्श करता है। फिर इधर जो है ये मोजाम्बिक नामक देश से घिरा हुआ है और बगल में खुद मलावी नाम का एक देश है, ठीक है। तो यहाँ भी इसको भी देख लीजिए। तो मलावी जो है, मलावी या न्यासा झील जो है वो खुद मलावी देश, ठीक। इसके अलावा तंजानिया, इसके अलावा मोजाम्बिक, इसको भी ऐसे ही लिखिए। तो आप लोगों को रिकॉल करने में मेहनत करनी पड़ेगी जिससे ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। तो हम लोग मोजाम्बिक तक पहुँच गए थे। इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के जाना है जो अगला और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला क्षेत्र है, वो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका में देखिए एक ऐसा देश है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड एक ऐसा देश है जो 2 देशों से मिलकर घिरा हुआ है। एक तरफ ये मोजाम्बिक से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ ये अफ्रीका से 3 तरफ से घिरा हुआ है। जो स्वाजीलैंड की राजधानी है उस राजधानी का नाम है म्बाबाने,
ठीक है, मंबाबाने, स्वाजीलैंड की राजधानी मंबाबाने है। ठीक, एक और स्थल रुद्ध देश है जो देश के अंदर देश का उदाहरण है, ये लेसेथो है। लेसेथो जो है देश के अंदर देश का उदाहरण है, इसकी राजधानी मसेरू है। ठीक है, मसेरू इसकी राजधानी है। अब हम लोग आएंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा टाइम देंगे। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के अपर पार्ट से मकर रेखा जाती है। रेखाओं के बारे में एक चीज हम लोग को ध्यान देना था। देखिए, जैसे लिम्पोपो नदी जो है वो देखिए इस मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, जबकि कांगो नदी आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो कि एक यहाँ पे ट्रांसवाल क्षेत्र पड़ता है, ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी। इसके अलावा लिम्पोपो नदी किसके किसके बीच सीमा बनाती है, ये हम लोग को देखना है। तो लिम्पोपो नदी पहले तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाती है, और अगली सीमा जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच बनाती है। मतलब दक्षिण अफ्रीका की 2 देशों से सीमा बनाती है, पहला है बोत्सवाना, दूसरा है जिम्बाब्वे। ठीक है, इसके बाद ये डेलागोआ खाड़ी में गिर जाती है। आगे हम लोग को दक्षिण अफ्रीका को ध्यान से देखना है। तो यहाँ के कुछ शहर हैं। सबसे पहले यहाँ की राजधानी देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी है प्रिटोरिया, जो कि यहाँ प्रशासनिक राजधानी। यहाँ कई सारी राजधानियाँ हैं, जैसे प्रिटोरिया यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, जो डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए जानी जाती है। डायमंड के व्यापार के लिए सूरत भी जाना जाता है, और विश्व में यूरोप में भी 2 शहर हैं। जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिटोरिया डायमंड कटिंग, बहुत देर से हम लोग शहरों की विशेषताएं नहीं देख रहे थे क्योंकि थी ही नहीं। तो डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए तथा प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। ठीक है, अगला जो शहर है यहाँ पे देखिए डरबन है। ठीक है, डरबन एक पत्तन शहर है। देखिए यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है किम्बरले। किम्बरले में हीरा का खनन किया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो किम्बरले एक पठार भी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, और किम्बरले एक शहर और एक खान भी है जो दक्षिण अफ्रीका में। तो जो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले है वो हीरे के खनन के लिए जाना जाता है, और ये क्वेश्चन कुछ नहीं तो 10 बार पूछा होगा, बहुत ध्यान रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण शहर है उसका नाम है जोहान्सबर्ग। ये क्वेश्चन भी कम से कम 5 बार पूछा है। जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर कहलाता है। ठीक, यहाँ पे विट वाटर्स लैंड गोल्ड माइन है। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट दोनों अभी हम लोग बात किए हैं, इसको नहीं भूलना है इन सब चीजों में। ठीक है, अगला जो शहर है उसका नाम है केप टाउन। ये भी एक पत्तन शहर है। केप टाउन भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधि शहर है। मतलब अगर सबसे बढ़िया भूमध्य सागरीय जलवायु कहीं पाई जाती है तो वो केप टाउन में। प्रतिनिधि शहर क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि बताइए आम का प्रतिनिधि शहर कौन सा है विश्व में, तो जो लखनऊ है वो आम का प्रतिनिधि शहर है। इसी तरह संतरे का, तो संतरे का नागपुर है। ठीक है, तो भुसावल का केला प्रसिद्ध है। तो हर जगह का कुछ प्रसिद्ध है ना। तो भूमध्य सागरीय जलवायु अच्छी अच्छी जहाँ पाई जाती है, जहाँ एकदम एक्यूरेट भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, उसको प्रतिनिधि शहर कहते हैं। इसके अलावा ये पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल वो जगह होती है, वो पत्तन होता है, वो बंदरगाह होता है जहाँ पे जहाज वाले आते हैं, अपने जहाज को साइड लगाते हैं, पार्किंग में लगाते हैं एक तरह से कहिए तो, डॉकयार्ड के पास, और फिर वहाँ से तेल लेते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं, कुछ देर रुकते हैं, आराम करते हैं, फिर चल देते हैं। जो काम सड़कों पे सराय का है, सराय आप लोग समझते हैं, जहाँ पे पहले के यात्री और व्यापारी रुका करते थे, बाजार जिसको कहते हैं, बाजार में जो विराम स्थान था उसको सराय कहते थे, वही काम पोर्ट ऑफ कॉल का समुद्री या जल परिवहन में है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। ठीक है, नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहोक है। ठीक है, अब देखिए जैसे से ऊपर जाएंगे तो कुछ कम इंपॉर्टेंट चीज़ें आती शुरू होंगी, लेकिन आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, तो नामीबिया में जो हम लोग जानते थे कि नामीबिया में नामीब मरुस्थल है, ये किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये 2 चीज़ों के खनन के लिए जाना जाता है। एक है हमारा यूरेनियम और एक है हीरा। ठीक है, 2 चीज़ों के खनन के लिए जाना जाता है, यूरेनियम और हीरे के खनन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नामीबिया के ऊपर हम लोग को अंगोला मिलेगा। अंगोला जो है वो अंग्रेजों द्वारा बसाया गया एक शहर है। अंगोला जो है अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर है, इसकी राजधानी लुआंडा है। ठीक है, देखिए, और ये जो है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए लुआंडा प्रसिद्ध है। आगे चलें तो अगला जो देश है वो हमारा है कांगो। ठीक है, कांगो की राजधानी कहाँ है, तो कांगो की राजधानी किंशासा है। किंशासा किस नदी के तट पे है, तो कांगो नदी के तट पे किंशासा स्थित है। ठीक है, अब देखिए किंशासा के अलावा जो यहाँ पे एक प्रसिद्ध शहर है, इस क्षेत्र का नाम है, हम लोग जब पढ़ रहे थे कांगो तो हम लोग को पता था कटंगा पठार पे तांबा उत्पादन होता है, तो कटंगा पठार ज़्यादातर कांगो में ही स्थित है,
और यहाँ का जो लुबुम्बाशी शहर है ये विश्व में तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। मतलब चिली के चुकिक माता के बाद कोई शहर अगर फेमस है तो लुबुम्बाशी है। जब हम लोग दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे तो उसमें चिली पढ़ेंगे, उसमें तांबा उत्पादन के लिए एक शहर पढ़ेंगे जिसका नाम है चुकिक माता, जो विश्व की तांबा राजधानी कही जाती है। लुबुम्बाशी भी इसी तरह तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो अगला जो देश है वो भी कांगो ही है, यहाँ रहा। इसकी राजधानी ब्राज़ीविले भी कांगो नदी के ही तट पे स्थित है। ठीक, फिर ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये लुआंडा को ही, मतलब ये अंगोला का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक देश है गैबन। गैबन विषुवत रेखा पे स्थित एक देश है और इसकी जो राजधानी है लिब्रविले, ये भी विषुवत रेखा पे स्थित एक राजधानी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा देश है विश्वती गिनी। इसका नाम विश्वती गिनी है लेकिन विषुवत रेखा पे है नहीं, धोखा देता है। तो कभी ऑप्शन में जब आएगा क्वेश्चन में कि कौन सा विषुवत रेखा पे स्थित देश है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विश्वती गिनी तो एकदम नहीं है। ठीक है, विश्वती गिनी की राजधानी है मलावो। ठीक है, मलावो यहाँ की राजधानी है। आगे चलते हैं। कैमरून एक देश है। ठीक है, कैमरून एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी याउंडे है। ठीक है, कैमरून की राजधानी याउंडे। कैमरून जो है वो ये चाड झील से लगा हुआ है। चाड झील से 4 देश हम लोगों ने पढ़ा था लगे हुए हैं, चा से चाड, चा से 4। तो एक चाड देश खुद है, फिर नाइजर है, नाइजीरिया, और ये देखिए नाइजर, नाइजीरिया, नाइजर और नाइजीरिया, इसके बाद कैमरून और चाड, ये चारों देश जो है चाड झील से लगे हुए हैं। अब चलते हैं नाइजीरिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब पार्ट है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि नाइजीरिया जो है ना वो मिस्र के बाद, मतलब मिस्र के बाद क्या, पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। यहाँ पे हाई डेंसिटी है नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया एक हाई डेंसिटी वाला शहर है। और यहाँ की राजधानी पहले देख लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी अबूजा है। ठीक, अबूजा, हम लोग उसको अंबुजा सीमेंट से याद किए थे, तो अंबुजा या अबूजा एक ही चीज़ है। ठीक, हत्सा और फुलानी जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ये हम लोग मिस कर दिए थे पिछली बार, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ देखनी है वो यहाँ का एक पत्तन शहर है, इसका नाम है लागोस। लागोस किस लिए फेमस है? तो लागोस जो है ना ये अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है। इसके अलावा यहाँ एक पत्तन शहर है पोर्ट हरकोट, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मार्काइबो को देखा था उसी तरह हम लोग पोर्ट हरकोट को देख रहे हैं, पेट्रोलियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग नोट करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पोर्ट हरकोट, 2 जगह देखा, लागोस और पोर्ट हरकोट। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो ये है कि इस कोस्ट को, जो नाइजीरिया का कोस्ट है, इसको स्लेव कोस्ट कहते हैं। ये जो कोस्ट है इसको स्लेव कोस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि जब अंग्रेजों का अफ्रीका महाद्वीप पे कब्जा था तो वो नाइजीरिया से स्लेव मतलब गुलाम बना के ले जाते थे, और गुलामों को कहाँ ले जाते थे? अपने यूरोपीय बागानों में खेती के लिए, मजदूरी के लिए ले जाते थे। इसीलिए इस कोस्ट का नाम है, पूरे कोस्ट का नाम ही क्या रख दिया गया है? स्लेव कोस्ट रख दिया गया है। ठीक है, एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है साओ टोमे प्रिंसेप। ये इसकी राजधानी साओ टोम है। बस इतना याद रखिए इसके बारे में। अब अगला देश चलते हैं बेनिन। बेनिन की राजधानी कहाँ है? बेनिन की राजधानी पोर्ट नोवो है। ठीक है, बेनिन की राजधानी क्या है? पोर्ट नोवो। राजधानी नहीं भूलना है। ठीक है, राजधानी नहीं भूलना है। देखिए नाइजीरिया के बारे में एक चीज़ और हम लोग को ध्यान रखनी है। नाइजीरिया में ये नाइजर नदी बहती है, जिसका हम लोग प्राकृतिक मैप में जिक्र किए थे। नाइजर नदी को पाम रिवर भी कहते हैं और ये इसी क्षेत्र में पाम उगाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर पाम इसी क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके अलावा नाइजीरिया जो है वो किसी लिए जाना जाता है? तो नाइजीरिया में एक वो है, पर्वत है जिसका नाम है जोस का पठार। ठीक है, जोस का पठार नाइजीरिया में है। तो यहाँ से क्या निकाला जाता है? तो यहाँ से एक चीज़ की माइनिंग की जाती है, टिन की। ठीक है, तो ये टिन की माइनिंग के लिए भी नाइजीरिया जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भूलना नहीं है। कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। लागोस मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है। पोर्ट हरकोट पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका कोस्ट स्लेव कोस्ट है। ये टिन के खनन के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ जोस का पठार है, जोस का पठार। ठीक है, अबूजा यहाँ की राजधानी है। नाइजीरिया सबसे घना बसा शहर है। ठीक है, यही सब यहाँ का मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो बेनिन की राजधानी है पोर्ट नोवो और टोगो की राजधानी है लोम। ठीक है, टोगो की राजधानी क्या है? लोम है। आगे चलते हैं। तो घाना एक इंटरेस्टिंग देश है जो कि जीएमटी पे स्थित है। घाना की राजधानी आक्रा है। अब देखिए जो घाना का कोस्ट है ना उसको क्या कहते हैं? उसको गोल्ड कोस्ट कहते हैं। अब देखिए इसके कोस्ट को क्या कहते हैं? गोल्ड कोस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से गोल्ड निकाल के अंग्रेज लेके भाग जाते थे। ठीक, इसके अलावा घाना में कोको का उत्पादन अत्यधिक होता है। पश्चिमी अफ्रीका में ही कोको अधिक होता है। तो घाना में एक कोको ट्रायंगल है जो तीन शहरों से मिलकर बना हुआ है। घाना की राजधानी अक्रा,
एक शहर है कुमासी और एक शहर है टोकोराडो। ठीक है, कौन कौन से शहर हैं? आक्रा, कुमासी, टोकोराडो मिलके कोको ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसके कोस्ट को गोल्ड कोस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग जाएंगे आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? कहाँ गया आइवरी कोस्ट? ये देखिए, कोट डी आइवरी। कोट डी आइवरी जो देश है उसकी राजधानी क्या है? यामोस्करा है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? यामोस्करा है। आइवरी कोस्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हाथी दांत का निर्यात, आइवरी मतलब होता है हाथी दांत, हाथी दांत का निर्यात आइवरी कोस्ट से किया जाता था। तो 3 कोस्ट हम लोगों ने देखा। नाइजीरिया को कोस्ट को स्लेव कोस्ट कहते हैं, और घाना के कोस्ट को गोल्ड कोस्ट कहते हैं, और कोट दी आइवरी के कोस्ट को क्या कहते हैं? उसके कोस्ट को आइवरी कोस्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गोल्ड कोस्ट था, ये स्लेव कोस्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइबेरिया जो एक देश है, इसकी राजधानी है मोनरोवियो, और इसके तट को क्या कहते हैं? तो इसके तट को हम लोग कहते हैं ग्रेन कोस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेन कोस्ट, मतलब यहाँ अनाज का उत्पादन होता है। 4 हो गए, स्लेव, गोल्ड, आइवरी और ग्रेन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हैमाइट जनजाति हम लोगों ने पिछले प्राकृतिक वाले में पढ़ा था। अगला जो देश है उसका नाम है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। राजधानियाँ याद रखिएगा, यहाँ से राजधानियाँ पूछता है, 4 देश दे देगा, राजधानी पूछ देगा, तो भूलना नहीं है। अगला देश है गुएना। गुएना की राजधानी है कोनाक्री। फिर एक देश है गिनी बिसाऊ, इसकी राजधानी है बिसाऊ। ठीक, एक छोटा सा देश है गाम्बिया, जिसकी राजधानी है बांजुल। इसके अलावा हमारा सेनेगल एक देश है। देख के लगता है सेनेगल यूरोपीय देश होगा, लेकिन ये है अफ्रीका का देश। सेनेगल की राजधानी डकार है। और फिर हमारा क्लॉक में अंतिम क्लॉक जो है मारिटानिया है, इसकी राजधानी नॉकशॉट है। ठीक है, तो एक बार मैप हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ से। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये इतना जो क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजधानी की दृष्टि से, तो आप लोग इसकी राजधानी नहीं भूलेंगे। अब थोड़ा स्थलरुद्ध देशों को देख लेते हैं। तो स्थलरुद्ध देशों में जो पहला देश हम लोग को देखना है, थोड़ा सा हम लोग कचरा साफ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। स्थलरुद्ध देशों में हम लोग को देखना है सबसे पहले माली को। माली जो देश है, इसकी राजधानी है बमाको। बमाको किसके तट पे है? नाइजर नदी के तट पे स्थित एक देश है। ठीक है, इसके बाद अगला देश है नाइजर। नाइजर और नाइजीरिया में कंफ्यूज नहीं होना। नाइजर एक स्थलरुद्ध देश है। क्या है? स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, अपर पार्ट में, और किसके तट पे है? तो ये कर्क रेखा को छूता है। ठीक, इसकी राजधानी है नियामे। ये भी किसके तट पे है? ये जो नाइजर नदी है उसके तट पे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा 4 देश है। 4 देश के पास 4 झील है। 4 की राजधानी एंजामेन है। ठीक है, जो किसी नदी के तट पे स्थित नहीं है। हम लोगों ने दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा को देख लिया था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है अत्यंत गरीब देश है। अत्यंत गरीब मतलब एकदम गरीब, मिनिमम स्टेज पे एकदम। किसी भी इंडेक्स में अगर वो 196 देश वाला इंडेक्स है, जहाँ पूरे देशों को लिया जा रहा है विश्व के, तो वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य वहाँ आखिरी स्थान पर रहता है। इसकी राजधानी जो है बांगुई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बांगुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे देशों को देख लिया था, कुछ देश यहाँ पे बाकी थे। थोड़ा यहाँ कचरा साफ करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, खूब सारा हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है काम। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ देश समझ में आ रहे हैं। पहला देश है युगांडा, जिसकी राजधानी है कंपाला। ठीक है, विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया जो झील है इसके तट पे युगांडा है। इसके अलावा देखिए रवांडा है, ये किसी झील के तट पे नहीं है, इसकी राजधानी है किगाली। क्या है? रवांडा की राजधानी किगाली है। और बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा है। ठीक है, जो धूम 2 मूवी थी ना, वो यहीं पे शूट हुई थी, बुजुम्बरा में ही। ठीक है, सारे दृश्य यहीं के थे। ये देखिए टंगानिका झील है। अब इसके नीचे हम लोग चलते हैं। तो हमारा एक शहर है जिसका नाम है जाम्बिया। जाम्बिया शहर जो है, इसकी राजधानी क्या है? जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और अगला देश है जिम्बाब्वे। ये मिलता जुलता नाम है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। ठीक है, यहीं पे देखिए ज तीनों से है, और जाम्बेजी नदी भी बहती है। पहले इस दोनों देशों को एक देश कहते थे जिसका नाम था रोडेशिया। फिर ये हो गया अपर रोडेशिया, उत्तरी, ये दक्षिणी रोडेशिया हो गया। बाद में इसने अपना नाम जाम्बिया और इसने जिम्बाब्वे रख लिया। ठीक है, यहाँ से जो जाम्बेजी नदी बहती है ना, वो जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। देखिए ये जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पे स्थित ये नदी है। देख रहे हैं, ये नदी जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा बना रही है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पे बह रही है। अब यहाँ पे एक खान है जिम्बाब्वे में, जिसको गटूमा की खान कहते हैं। यहाँ सोना उत्पादन किया जाता है। अभी हम लोग जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में देख रहे थे, जहाँ से सोना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिम्बाब्वे हो गया। अंतिम देश जो हमारा बचा है वो है बोत्सवाना। बोत्सवाना जो हीरे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, कालाहारी मरुस्थल है, भूलना नहीं है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है और इसकी राजधानी गैबरोन है। गैबरोन, कंफ्यूज नहीं होना है, गैबरोन एक राजधानी भी है और गैबन नाम का एक देश भी है। यहाँ पे देखिए, ये गैबन नाम का एक देश है और ये गैबरोन नाम की राजधानी है, दोनों से कंफ्यूज नहीं होना। बोत्सवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे अगर कोई चीज़ हम लोग को देखनी है तो हम लोग बाकी सारी चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा अफ्रीका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, कुछ बातें और करनी है। हमारा चैनल नया है, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग फ्यूचर पीसीएस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सर्च मारेंगे तो भी, और नीचे कमेंट में भी है, और जो हमारे चैनल है यूट्यूब वाले चैनल पे भी है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। कोई सुझाव देना है तो थोड़ी सही लैंग्वेज में सुझाव भी दे सकते हैं, बहुत लोग एकदम डांट के सुझाव देते हैं। ठीक है, तो हमारे अनुभव को भी महत्व दीजिए और अपने नवोन्मेष, अपने नवाचार को भी महत्व दीजिए और हमको सुझाव भी दीजिए कमेंट में। ठीक है, क्या इसमें बदला जा सकता है। और पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो आप लोग यहाँ ज्वाइन करिए। जब पूरी मैपिंग खत्म हो जाएगी तो हम लोग एक पीडीएफ बना के उसका दे देंगे सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, एकदम वो करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को एक साथ सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।